तो यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन के कौन कौन से एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ एलिमेंट इज पार्ट। कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सब्जेक्ट में आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग कंटेंट होते हैं। तो क्या हो गया, वो एलिमेंट है। अगर हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन में क्या क्या चीज आता है, कोई पूछ सकता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। तो आप बता दिए ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन क्या है, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ जो है ना सिस्टम को फॉलो करना रहता है। उस सिस्टम को फॉलो करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, ठीक है। और ऑपरेशनल डिसिप्लिन क्या होता है, ऑपरेशन में जो कंपनी में जितने भी एक्टिविटी होता है, जिस टाइप का एक्टिविटी होता है, जैसे कहीं पे कन्वेयर बेल्ट रन कर रहा है, कहीं पे मशीन रन कर रहा है, कहीं पे वाइब्रेशन है, इस तरह के बहुत सारे हजार्ड्स हैं वहाँ पे। तो ऑपरेशनल डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे उस ऑपरेशन से, क्योंकि वो हजार्ड ऑपरेशन से निकल के आ रहे हैं। अगर हम मशीन को बंद कर देंगे तो मशीन से कोई हजार्ड नहीं है, फिर आप मशीन पे बैठ जाओ जाकर के, कोई हजार्ड नहीं है। मशीन जैसे चालू होता है वो हजार्ड क्रिएट होता है। तो वो ऑपरेशनल डिसिप्लिन, प्लांट के रन करने की वजह से, प्लांट के चलने की वजह से जो डिसिप्लिन, जो हमारा हजार्ड क्रिएट हो रहा, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल हजार्ड। और उसको मेंटेन करने के लिए ऑपरेशनल डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशनल डिसिप्लिन मतलब क्या है, कि आपको कैसे काम करना है, कैसा आपको क्लोथिंग पहनना है, किस तरह से आपको सेफ्टी के साथ वहाँ काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। एक चीज, एक ऐसा प्रोसीजर को फॉलो करना जो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल डिसिप्लिन। यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, एक मिनट हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशनल डिसिप्लिन है, ठीक है। हम कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू होगा। ये यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल डिसिप्लिन, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े थे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहला आता है लीडरशिप फोकस। लीडरशिप फोकस क्या है, लीडरशिप मतलब क्या होता है, कौन लीडरशिप में रहता है। कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, जो कंपनी के अंदर लीडिंग पार्टी है, जो कंपनी के अंदर जो है ना पीयर्स है, जो लोग कंपनी को प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैनेजर हो गया। मैनेजर क्या करता है, पूरे प्लांट की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इंजीनियर हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट के हो गए, ठीक है। उसके बाद एडमिन हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट टीम हो गया, लीडर जो है। तो क्यों क्यों लीडरशिप फोकस क्यों जरूरी है ऑपरेशनल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अगर देखो, एक ट्रेंड होता है मेंटल, एक साइको है, कि जो आदमी दूसरे को करते हुए देखता है वही चीज करता है, जो दूसरे को करते हुए देखता है। उसी कंपनी में अगर जो टॉप मैनेजमेंट वाले जो लीडर होंगे, वो लोग अगर ऑपरेशनल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, वो लोग ऑपरेशनल डिसिप्लिन को फोकस फॉलो करेंगे और वो इंप्लीमेंट करेंगे, तो जो ग्राउंड लेवल वाले हैं, जो डाउन लेवल वाले हैं, समझे, वो लोग भी उसको फॉलो करेंगे। देख बोलते हैं ना, जो सीनियर फॉलो करता है, जो सीनियर चलता है, जिसको सीनियर जो है ना जो करता है, वही क्या है, जूनियर भी उस फुल फुट स्टेप को फॉलो करता है। तो जो सीनियर करेगा, जूनियर उसके फुट स्टेप को, यानी कि उसके पैर के निशान को, यानी कि उसके चलने के तरीके को फॉलो करेगा। ये होता है। तो लीडरशिप फोकस बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप फोकस होना चाहिए, मतलब कि जो ऑपरेशनल डिसिप्लिन होगा उसके फोकस करने के लिए लीडर्स का होना बहुत जरूरी है। वो लीडरशिप, जब लीडर होगा तो लीडरशिप होगा, और लीडरशिप होगा तब ये हो पाएगा। दूसरा है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं कि हम लोग ऑपरेशनल डिसिप्लिन बना लिए हैं और किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो हमको क्या करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा। मतलब इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है, कि उसमें शामिल करना होगा, उसका उसको भी उसमें जो है ना शामिल करना होगा। जैसे हम बनाते हैं, एक हम कमेटी बनाए, ठीक है। कमेटी में हम क्या किए, फैयाज को शामिल कर लिए। अब कमेटी क्या होता है, जो भी एक्शन लेता है, जो भी काम करता है, उसमें फैयाज का भी राय होता है, फैयाज का भी हिस्सा होता है, फैयाज भी अपनी ओपिनियन रखता है, अपनी सलाह देता है। इसके वजह से क्या हो गया, एम्प्लॉय के अंदर क्या हो गया। इसलिए एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट इसी को बोलते हैं, कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो, उसमें शामिल करो। आप जो भी काम करते हो, जो भी, तो उसमें एम्प्लॉय को शामिल करो। एम्प्लॉय को अगर शामिल नहीं करोगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तीसरा आता है क्या, प्रोएक्टिव कंसिस्टेंट विथ प्रोसीजर्स। कंसिस्टेंट वर्ड भी यहाँ पे यूज किया। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि काम में लगन से लगे हुए रहना, कभी छोड़ना, कभी बंद नहीं करना, वो नहीं। कंसिस्टेंट मतलब कि उसको लगातार करना। जैसे हम आपको बताते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अपना पढ़ाई में क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब कि डेली पढ़ता है, डेली उसको 4 घंटा पढ़ने का शेड्यूल है, कोई भी दिन वो स्किप नहीं करता है, बल्कि एवरीडे वो 8 घंटा, सॉरी एवरी डे 4 घंटा पढ़ाई करता है, कंसिस्टेंट। तो उसका जो है ना वो
नॉर्मल सा बात है, वो टॉप तो करेगा ही, स्कॉलर तो बनेगा ही। ठीक है, एक लड़का एक स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि आज पढ़ाई किया ना तो कल नहीं पढ़ाई किया, जैसे हम लोग भी हैं, आप लोग भी करते होंगे कि आज पढ़ाई किए कल छोड़ दिए, परसों पढ़ाई किए चौथा दिन छोड़ दिए, तो आप कंसिस्टेंट नहीं है एजुकेशन में। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, आप 2 ही घंटा पढ़ो, आप 2 ही घंटा पढ़ो, आप एक ही घंटा पढ़ो, मगर एवरी डे पढ़ो, एवरी डे पढ़ो। एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि ये मेरा एजुकेशन यानी एजुकेशनल टाइम है, इसमें मेरा स्टडी टाइम है, इसमें हमको पढ़ना है। तो ये होता है कंसिस्टेंट। तो हम कंपनी के अंदर जो है ना, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, जो हमारा सेफ्टी को लेकर के जो हमारा कंसिस्टेंसी हम नहीं अप्लाएंगे। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट से पहले जो भी हम सेफ्टी का कंट्रोल मेजर्स लेते हैं, मतलब कि कहीं पे बचाव के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर लिया था, एक्सीडेंट से बचाने के लिए जितना भी हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग क्या किए, वर्कर का ट्रेनिंग किए, ठीक है, ट्रेनिंग किए, उसके बाद क्विज कंपटीशन किया, वर्कर के अंदर सेफ्टी अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने जो है ना बहुत सारा प्रोग्राम किया, फिर जाके डेली हम लोग ऑब्जर्वेशन किया, साइट का इंस्पेक्शन किया, उसके बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किया, पुराना रिकॉर्ड चेक किया, सारा चीज हमने जो किया वो बोलते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि एक्सीडेंट से पहले जितना भी काम किया। तो प्रोएक्टिव कंसिस्टेंट, जो भी हम प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं, जो हमारा ऑपरेशनल डिसिप्लिन से रिलेटेड जो वर्क होगा उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। ठीक है, अगर हमको बताया जाता है कि आपको जो है ना ये ऑपरेशनल डिसिप्लिन में ऑपरेशनल जो प्रोसीजर में ये हजार्ड आता है, मान लो कि बता दिया कि इसमें ये हजार्ड है, ये हजार्ड है, ये हजार्ड है, सारा हजार्ड अगर बता दिया आपको, तो आपको कंसिस्टेंट होकर के, ऐसा नहीं एक दिन आप उसको इग्नोर कर दिए, एवरी डे वही आपको फॉलो करना होगा। तो ये हमको बताया था। तीसरा है कि एक्सीलेंट हाउस कीपिंग। एक्सीलेंट हाउस कीपिंग क्या है, एक्सीलेंट हाउस कीपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलेंट हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग क्या होता है, देखो कोई भी चीज का रखने का एक सही पैटर्न होता है, रखने का एक सही तरीका होता है, रखने का एक सही जो है ना वे होता है। जैसे आप देखोगे, एक कंपनी है जिसमें आपका, जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट का कंपनी ईसीएल, उसका आप जो है उस कंपनी के अंदर जाओगे ना तो आपको लोहा का पार्ट इधर फेंका हुआ है, उधर फेंका हुआ है, उधर फेंका हुआ है, इधर फेंका हुआ है। मतलब कि कंपनी का जो वेस्ट मटेरियल है या कंपनी का जो सही मटेरियल भी है वो क्या हो गया, उसका बिखरा हुआ पूरा। आप कोई अच्छा कंपनी में जाओगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रिलायंस के अंदर जाओगे, टाटा स्टील के अंदर जाओगे, या ऐसी कंपनी में जाओगे जो लोग जो है ना बहुत बहुत सेफ्टी को प्रेफर करता है, उसके अंदर में जाओगे ना तो आपको हर चीज एक जगह पे रख लिखा हुआ रहेगा, हर चीज एक जगह पे रखा हुआ रहेगा, और आने जाने का रास्ता बिल्कुल फ्री होगा, एकदम कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, नीट एंड क्लीन होगा। ठीक है, नीट एंड क्लीन होता है। दूसरा बात यह है कि वहां पे जो है ना एक एक लेवल लिखा हुआ था कि यहाँ पे सबका स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। जैसे आप मेडिकल के शॉप में जाते हो ना, आप मेडिकल के शॉप में जाओगे, आपने अपने एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिया उसके हाथ में, वो दवा का नाम देखेगा, फटाक से एक ड्रॉर खोलेगा और जाकर के निकाल देगा, निकाल के दवा दे देगा। कैसे? क्योंकि उसको पता है कि ये मेडिसिन कौन सा ड्रॉर में रखा हुआ, उस ड्रॉर के ऊपर नाम भी लिखा हुआ, उस ड्रॉर के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ जिससे वो आइडेंटिफाई करता है ये एल लेटर है, यानी कि एल लेटर का जितना भी मेडिसिन होगा ये ड्रॉर में होगा। यहाँ एम लिखा हुआ तो एम लीटर का जितना भी मेडिसिन होगा इस ड्रॉर में होगा। तो कंपनी के अंदर जो है ना, अगर कहीं पे इसी तरह कैसे जहाँ टूल्स लिख दिया, एक एक जगह है, उसने एक अलग से स्टैंडर्डाइज किया, मतलब कि सारा सामान को क्या किया, एक जगह पे रखा, उसको अरेंज करके रखा, और वहां पे टूल्स लिख दिया। इसका मतलब जितना भी टूल्स होगा वो सब उसी के अंदर में होगा, वहीं पे होगा। ठीक है, एक जगह पे टूल्स हो गया, एक जगह मैसेजरी लिखा हुआ पे सारा मैसेजरी हो गया, यहाँ पे वेस्टेज पार्ट हो गया, वहाँ वेस्टेज सारा लिखा हुआ रहेगा। इसी तरह से कैटेगराइज करते हैं, जब ऐसे कैटेगराइज करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सलेंट हाउस कीपिंग। क्या बोलेंगे उसको, एक्सलेंट हाउस कीपिंग। एक्सलेंट हाउस कीपिंग रहने से क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जो हमारा एक्सीडेंट होता है, समझो वेयर हाउस से आदमी जब जाता है, गुजरता है, तो उसमें जाता है, अगर सामान फेंका हुआ है तो उसमें चोट लगेगा, ठोकर लगेगा, गिरेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सारा चीज एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक्सलेंट हाउस कीपिंग करना पड़ता है। और ये हाउस कीपिंग सिर्फ वेयर हाउस का नहीं है, इट इज नॉट ओनली द स्टोरेज, जहां आपका स्टोर है वहीं पे आपको हाउस कीपिंग करना है, ये नहीं, इंटायर प्लांट। आपको हाउस कीपिंग मतलब क्या होता है, इंटायर प्लांट में आपको हाउस कीपिंग को मेंटेन करना है। जैसे आप कहीं वर्क साइट है, वर्क साइट पे हाउस कीपिंग क्या होता है, वर्क साइट में जो भी हमारा मशीन्स है, जो भी हमारा टूल्स है, जो भी हमारा इक्विपमेंट्स है, जो भी हमारा जो लूज मटेरियल है, उसको एक सही जगह पे रखना है, ताकि हमारा आने जाने के पैसेज ब्लॉक ना हो, आने जाने का रास्ता ब्लॉक ना हो। उसको सही जगह पे रखना है, और उसको ऐसे उसको बैरिकेड करके रखना है ताकि कोई उसके अंदर एंटर ना करे। इसी तरीके से हम जो है ना प्लांट के अंदर काम करते हैं, जहां पे भी हमारा कोई लूज मटेरियल गिरा हुआ होता है उसको फटाक से वहां से हटाते हैं, उसका जो सही जगह है वहां रखा जाता है। तो हाउस कीपिंग जो है मेंटेन करना रहता है पूरा प्लांट के अंदर, नॉट ओनली द स्टोर।
स्टोर में सिर्फ नहीं, अगर हम स्टोर में हाउस कीपिंग मेंटेन करते हैं तो स्टोर में हमको फायदा होगा, स्टोर में एक्सीडेंट कम हो जाएगा, स्टोर में जो है ना चीजों को ढूंढने में टाइम कम लगेगा, ये हमको फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, स्टोर हमारा नीट एंड क्लीन दिखेगा, हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा पास कितना स्टॉक है कितना स्टॉक नहीं है। अगर हम जो है ना उसको सही तरीके से अगर स्टोर करके नहीं रखेंगे, उसको सही सही अरेंज करके नहीं रखेंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा कौन सा मटेरियल हमारे पास घट रहा है, कौन सा मटेरियल हमारे पास एक्सेसिव है, कौन सा मंगाना है, कौन सा नहीं ऑर्डर करना है। ये भी पता लगाने के लिए स्टोर में हाउसकीपिंग होना जरूरी है। तो हाउसकीपिंग अगर हम लोग स्टोर तक मेंटेन करते हैं, अगर हाउसकीपिंग को सिर्फ स्टोर तक ही सीमित रखते हैं, तो हाउसकीपिंग तो स्टोर के अंदर खूब अच्छा होगा, मगर वर्क प्लेस पे और जो है जो पैसेज वे है, जाने आने का रास्ता है, और जहाँ पे काम हो रहा है वो सब जगह पे अगर हाउसकीपिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो उधर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये एक रिकॉर्ड फाइंडिंग किया गया है कि जो है ना एक्सीडेंट का एक मेजर रीजन बताया गया हाउसकीपिंग को। हाउसकीपिंग वाले रख रखाव, चीजों का रख रखाव, चीजों का रख रखाव क्या है, उसको एक मेजर इंपॉर्टेंट, तो हम लोग इसमें लास्ट में पढ़ेंगे हाउसकीपिंग क्या होता है। यूनिट 3 में, यूनिट 4 में एक चैप्टर है हाउसकीपिंग, उसमें आपको एक बताया जाएगा 5S फार्मूला बताया जाएगा कि आप कैसे किसी चीज को रखना है, 5S फार्मूला, ठीक है, हाउसकीपिंग बेटर करने के लिए। तो ये होता है हमारा हाउसकीपिंग। आप कभी भी देखो अमेजोन के स्टोर में जाओ, अमेजोन के जो है ना स्टोर में जाओ, उसका वेयर हाउस में जाओ, आपको जो है ना आदमी का जाने आने का पैसेज बिल्कुल क्लियर मिलेगा, बगल बगल में रैक रखा हुआ है जिसमें सामान को एकदम अच्छे से सजाया हुआ है, सब पे लेबल लगा हुआ है कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, समझे, उसमें आदमी आराम से निकाल रहा, रख रहा, सारा ट्रांसफर हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, सामान आ रहा जा रहा, नो इश्यूज, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा। तो क्यों हो रहा है कि बेटर हाउसकीपिंग मेंटेन करने की वजह से। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन में हम लोग पढ़ते हैं ये पिरामिड, ये 4 फैक्टर है, ये 4 एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। लीडरशिप फोकस, अगर हम चाहते हैं कि ऑपरेशनल डिसिप्लिन कंपनी के अंदर मेंटेन हो तो लीडरशिप फोकस होना चाहिए, जो लीडर हमारे होंगे वो सब फोकस्ड होना चाहिए, सारे लीडर हमारे क्या होना चाहिए, अपने सेफ्टी को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को इन्वॉल्व करना, एम्प्लॉय को हमारे सारे फंक्शन में इन्वॉल्व करना होगा, उसको शामिल करना होगा, और प्रो एक्टिव कंसिस्टेंट रखना होगा विथ प्रोसीजर्स, यानी जो भी प्रोसीजर हमारा होगा उस प्रोसीजर में हमको जो है ना एक सेफ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, सेफली उसको काम करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है एक्सेलेंट हाउसकीपिंग, जो बता दिया आपको, ये 4 पार्ट हमारा है, जो 4 पार्ट हम लोग जो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम आपको इसमें अनम्यूट कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। सबसे पहले बोलो प्रकाश, एनी डाउट, कुछ पूछना है इसमें, प्रकाश? को सर कॉन्सिनेंट, कॉन्सिनेंट मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब एक काम को लगातार पूरे ध्यान पूर्वक करना, उसको बोलते कंसिस्टेंट, ध्यान से करना, लगातार अच्छा करना, हाँ। बिना किसी ब्रेक लिए हुए, ठीक है, कंसिस्टेंट होकर करना, लगन से करना। और और पूछो। तो सब, और तो सब समझिए गए, लीडरशिप कोशिश समझिए गए। हम्म ठीक, ओके, बोलो फयाज, एनी डाउट? हाँ सर, वो वाला का बताएं, प्रोएक्टिव कॉन्स्टेंट विथ प्रोसीजर। यस, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव कंसिस्टेंट विथ प्रोसीजर। प्रोएक्टिव का मतलब क्या हो गया, प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि एक्सीडेंट से पहले जो भी हम रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो भी काम करते हैं सब प्रोएक्टिव में आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। और उसको कंसिस्टेंट के वर्ड जोड़ा हुआ कि जो भी हम काम किए हैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ किए हैं विथ प्रोसीजर। विथ प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि प्रोसीजर जो होता है ना, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोसीजर का। अगर हाँ सर, प्रोसीजर समझ। हमारा, हाँ, अगर प्रोसीजर अगर सही होगा, हमारा काम करने का प्रोसीजर अगर सही होगा, तो प्रोसीजर सही होने से हमारा काम बिल्कुल 100% सही होगा। प्रोसीजर के गलत होने से हमारा सेफ्टी में, सेफ्टी कम में हमारा क्या होता है, लूज फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, इसलिए प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर मतलब एक जनरल से चीज है, काम करने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग, कौन कौन सी चीजों पे हमको सेफ्टी ट्रेनिंग देना है, किन किन से चीजों पे हमको सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है।
तो सेफ्टी ट्रेनिंग हमको क्या क्या चीज पे लोगों को देना पड़ता है। सबसे पहला हमारा जो सेफ्टी ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है वो लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि सेफ्टी क्या है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, समझे, गवर्नमेंट की तरफ से और कानून की तरफ से, लॉ की तरफ से क्या है, ये ऑब्लिगेशन है कि आपको सेफ्टी को फॉलो करना है, समझे। इसलिए हमको लीगल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है, जब किसी कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी को पढ़ोगे, ठीक है, या फैक्ट्री एक्ट को पढ़ोगे, तो फैक्ट्री एक्ट जब पढ़ोगे तो फैक्ट्री एक्ट में आपको क्या मिलेगा, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या लॉ की तरफ से आपको, आपके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है सेफ्टी को लेकर, वो सारा मालूम होगा। जैसे वर्क साइट पे क्या होता है कि आपका जैसे वर्कर का राइट्स हो गया, प्लांट में अगर काम कर रहे हो तो उसको कैसा इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ वर्क होगा, जो लोकेशन पे काम किया जाएगा, उस लोकेशन को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। ये सारा चीज क्या होता है, सेफ्टी प्रोसीजर के अंदर रहता है। लीगल रिक्वायरमेंट दूसरा हमारा आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है, हम जो बताए थे आपको 4x4 3x3 मैट्रिक्स का पढ़ेंगे अभी रिस्क असेसमेंट को। रिस्क को एसेस किया जाता है, यानी कि रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है कि रिस्क कितना है, कोई भी काम अगर करने जाएंगे उस काम में कितना रिस्क है, उस काम में कितना हमारा जो है ना डेंजर होने का चांसेस कितना है, तो रिस्क असेसमेंट करते हैं, तब उस काम में लगाया जाता है। रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं, रिस्क असेसमेंट करके हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये रिस्क किस लेवल का है। या अगर हमारा रिस्क रेटिंग बहुत ज्यादा आता है, यानी कि सबसे हाई आता है अगर रिस्क रेटिंग, तो हम क्या करेंगे, काम को स्टॉप कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस रिस्क को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, फिर काम शुरू करेंगे। रिस्क लेवल अगर कम आता है, जैसे बताया था टॉलरेबल रिस्क है, ठीक है, और उसके बाद लो लेवल ऑफ रिस्क है, तो लो लेवल रिस्क के साथ काम किया जा सकता है। इसलिए रिस्क को क्या करते हैं, एसेस करके उसको कैटेगराइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। रिस्क हाई है तो काम नहीं किया जाएगा, रिस्क हाई है तो क्या करना होगा, सबसे पहले टॉप ये करना होगा कि हमको रिस्क को रिड्यूस करना होगा, रिस्क को एकदम कम करना होगा, हाई रिस्क पे एकदम काम नहीं कर सकते। तो रिस्क असेसमेंट जो है ना हमारा दूसरा आता है पार्ट। तीसरा आता है हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिक्स। इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिक्स का, कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी का हेल्थ, और हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, यानी कि उसको हेल्थ से रिलेटेड क्या हजार्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपका कहीं कोई कंस्ट्रक्शन में काम करोगे तो डस्टी इन्वायरमेंट होता है, इससे आपका हेल्थ खराब होता है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो उसमें ऑयल क्या है, ऑयल एंड गैस का प्लांट है, तो उसमें गैसियस हजार्ड है, उससे आपका हेल्थ खराब होता है, इससे हेल्थ इफेक्ट होता है। उसी तरह से आपका क्या दूसरा होता है सेफ्टी, जिससे आपका इमीडिएट डेंजर क्या है, जैसे कि कंपनी में काम कर रहे हो, आपको चोट घाट लग गया, इंजरी हो गया, ये इमीडिएट डेंजर हो गया। इससे आपको बाद में इफेक्ट नहीं होगा, हेल्थ इफेक्ट तो बाद में होता है। जैसे एक आदमी ईसीएल में काम करता है, अगर वो ईसीएल में काम करता है तो उसको क्या हो गया, उसके लंग्स में क्या हो गया, डस्ट वगैरह जमा हो जाता है, फिर बाद में उसको लंग्स में क्या होता है, पत्थर हो जाता है, लंग्स का दमा हो जाता है, इस तरह की बीमारी हो जाता है, फेफड़ा में कोई बीमारी हो जाता है। तो ये बात बहुत लॉन्ग टाइम के बाद पता चलता है, मगर किसी को चोट लगता है तो इमीडिएट पता चल जाता है। तो इस तरह का हमको ट्रेनिंग देना रहता है कि उसका हेल्थ से रिलेटेड और उसका सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल है, जो बेसिक चीजें सब बताना पड़ता है उसको ट्रेनिंग में, वर्कर को, ये उसका राइट है। हजार्डस मटेरियल, कंपनी के अंदर कौन कौन आपका डेंजर मटेरियल है, कौन कौन सा मटेरियल जिससे लोगों को हेल्थ हजार्ड हो सकता है, कौन कौन सा मटेरियल जिसमें वर्कर को या किसी आदमी काम करने वाला को किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। इवन हमारे कंपनी के अंदर कोई भी मटेरियल है, कोई भी केमिकल यूज कर रहे हैं, मटेरियल मतलब क्या है, मटेरियल का मतलब कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है जिसको इस्तेमाल करते हैं और उससे आदमी को हजार्ड हो। तो ये हमको बताना पड़ता है कि हजार्डस मटेरियल क्या क्या है, ठीक है। जैसे आप जब सेफ्टी कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो कंपनी का सेफ्टी इंडक्शन होगा, तो उसमें बता दिया जाएगा इस कंपनी में ये केमिकल यूज होता है, इसका ये हजार्ड है, ये चीज यूज होता है, इसका ये हजार्ड है, तो इसे ट्रेनिंग में इसको बताना रहता है। नेक्स्ट आता है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों बताते हैं, क्यों सिखाते हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग क्यों होता है, ये ट्रेनिंग होता है सेफ्टी वालों के लिए। किसके लिए होता है, वर्कर के लिए नहीं होता, सब ट्रेनिंग अलग अलग के लिए, वर्कर के लिए ट्रेनिंग में कुछ ये सारा कंटेंट नहीं होगा, और सेफ्टी वाला का ट्रेनिंग के लिए अलग अलग होता है। जब किसी कंपनी में ट्रेनिंग जब होता है, समझो कोई काम के लिए कोई किसी को नया को लाया जाता है काम के लिए, तो सबका अलग अलग ट्रेनिंग होता है। कुछ ट्रेनिंग जो सेफ्टी वालों की ट्रेनिंग होता है, तो उसमें सेफ्टी वालों को फुल पैकेज ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपका जो है ना, क्योंकि अपना भी सेफ्टी लेना है, उसको दूसरों को भी सेफ्टी देखना है, उसके लिए उसको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी सिखाया जाता है, ठीक है। अगर वर्कर का ट्रेनिंग हुआ तो उसके वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, क्योंकि वर्कर एजुकेटेड नहीं है, उतना हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग को रिसीव नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, इसलिए उसके लेवल के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग अलग होता है। इंजीनियर होगा तो इंजीनियर को उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग अलग दिया जाएगा।
सुपरवाइजर को अलग दिया जाएगा। इसी तरह से वर्कर में सब में सबका, मगर ये कॉमन कंटेंट है, ये क्या है, कॉमन कंटेंट है। इसमें सब जितना टाइप का ट्रेनिंग होता है वर्कर में सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, सब इसके अंदर मेंशन है। जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट का ट्रेनिंग होता है, रिस्क असेसमेंट का ट्रेनिंग होता है। ये दोनों ट्रेनिंग किसके लिए हो गया, ये ट्रेनिंग हो गया सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए, सेफ्टी पर्सन के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए ट्रेनिंग होता है। हैजार्डस मटेरियल का ट्रेनिंग किसके लिए होता है, तो सबके लिए होता है, एवरी पर्सन, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, सेफ्टी वाला हो, वर्कर हो, लेबर हो, सबके लिए हैजार्डस मटेरियल का ट्रेनिंग होगा। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग किसके लिए होगा, तो सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए होगा, सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर इसके लिए होगा। वर्क प्लेस इन्वेस्टिगेशन ये सेफ्टी वालों के लिए ट्रेनिंग होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब पे क्या आपका हजार्ड है, आप जो जॉब पे जा रहे हैं उस जॉब पे क्या हजार्ड है, उसकी ट्रेनिंग को बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ये किसके लिए होगा, ये सब के लिए होगा, वर्कर के लिए भी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, सुपरवाइजर के लिए भी होगा, इंजीनियर के लिए भी होगा। और ऑन जॉब ट्रेनिंग किसके लिए होगा, सारे लोगों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क इंस्ट्रक्शन। वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये सब के लिए, जो सुपरवाइजर है उसको भी वर्क इंस्ट्रक्शन देना है, जो वर्कर है उसको भी देना है, लेबर है उसको भी वर्क इंस्ट्रक्शन देना है। हजार्ड एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट क्या होता है, हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट होता है कि जो है यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हजार्ड एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं HIRA, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। इसको ये भी बोलते हैं, हीरा भी बोलते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। पुराने सिलेबस में हीरा बोला जाता था। हजार्ड एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये क्या होता है प्लांट के अंदर, इसकी ट्रेनिंग क्यों होती है, ये इसकी ट्रेनिंग सबके लिए होती है, क्योंकि सबको हजार्ड को फेस करना है, सबको हजार्ड को फाइंड करना सिर्फ सुपरवाइजर की जिम्मेदारी नहीं है, कि सिर्फ सेफ्टी वाला की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कहीं भी हजार्ड मिलता है तो उसको रिपोर्ट करना ये सबकी जिम्मेदारी है, वर्कर का भी जिम्मेदारी है, लेबर का भी जिम्मेदारी है। इसलिए हजार्ड का जो है ना ट्रेनिंग सबके लिए होगा, कि कौन कौन सा हजार्ड है उसकी ट्रेनिंग सबके लिए होगा। रिस्क असेसमेंट का जिम्मेदारी वर्कर का, लेबर का नहीं है, रिस्क असेसमेंट की जिम्मेदारी सुपरवाइजर का है, सेफ्टी सुपरवाइजर का है, इंजीनियर का है, इन लोगों का रिस्क असेसमेंट की ट्रेनिंग। इसी तरह हम लोग देखते हैं आगे जो आता है हमारा अवेयरनेस टू न्यू रिक्रूट यानी सेफ्टी इंडक्शन। आगे यहाँ पे वर्ड जो आ गया सेफ्टी इंडक्शन, ये वर्ड बहुत आपको सुनने को मिलेगा कंपनी के अंदर, कि सेफ्टी इंडक्शन हुआ नहीं हुआ, सेफ्टी इंडक्शन हुआ नहीं हुआ। ये क्यों होता है, कोई भी नया आदमी जब कंपनी को ज्वाइन करता है, कोई भी नया एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, लेबर हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, सेफ्टी वाला हो, कोई भी होगा, जब ज्वाइन करेगा तो उसको क्या होगा, सेफ्टी का अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें आपको प्लांट के बारे में बताया जाएगा, ये प्लांट के अंदर में प्लांट में कौन कौन सा हजार्ड है, ठीक है, इमरजेंसी रेस्क्यू कैसे करना है, कौन कौन सा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, कैसे इमरजेंसी में किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, वर्क पे क्या क्या हजार्ड है, कंपनी के अंदर रूल रेगुलेशन क्या चलता है, कंपनी के अंदर क्या रूल्स है, कौन सा गोल्डन रूल है, कुछ कुछ वो गोल्डन रूल होता है जिसको हर एम्प्लॉय को फॉलो करना रहता है। तो ये इसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, कंपनी का रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें हम लोग क्या चीज पढ़े, 4 बेसिक रूल पढ़े, कि कंपनी के अंदर क्या हो गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आ रहा कंपनी में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या होता है उसका होगा रूल रेगुलेशन, रूल क्या क्या है उसका, रेगुलेशन क्या क्या है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क है, ये सब चीज का ट्रेनिंग क्या होता है उसके अंदर किया जाता है। तो ये अवेयरनेस सेफ्टी इंडक्शन हर आदमी का होता है, आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आपका भी कंपनी के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सेफ्टी इंडक्शन होगा। सेफ्टी इंडक्शन होने के बाद प्लांट में घुसने दिया जाएगा, सेफ्टी इंडक्शन होने के बाद आपको प्लांट में काम करने के लिए कार्ड दिया जाएगा। तो जब सेफ्टी इंडक्शन हो जाता है तब आपको कार्ड दिया जाता है कंपनी में, आप प्लांट में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, काम कर सकते हो। ये तो बिना सेफ्टी इंडक्शन किए किसी को प्लांट के अंदर नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो वर्क प्लांट का सेफ्टी का ट्रेनिंग किया ही नहीं है, प्लांट के अंदर क्या हजार्ड है जानते ही नहीं है, प्लांट के अंदर एंटर कैसे करना जानते ही नहीं है, प्लांट के अंदर सेफ असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, आपको इमरजेंसी में कैसे निकलना प्लांट से जानते ही नहीं है। तो उसको मरने के लिए तो नहीं भेजा जाएगा ना वहाँ पे, इसलिए उसको पूरा एजुकेट करके फुल ट्रेनिंग दे करके सारा चीज सिखा करके प्लांट के अंदर भेजा जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं सेफ्टी इंडक्शन। और ये कौन देगा, सेफ्टी वाला देगा, जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको सेफ्टी वाला देगा, ठीक है। रिटेनिंग, रिटेनिंग क्या होता है, रिटेनिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है वर्कर को। रिटेनिंग मतलब ये होता है कि कोई एम्प्लॉय जो आता है कंपनी के अंदर, ठीक है, ठीक है, कंपनी के अंदर किसी किस्म का नया एम्प्लॉय आता है तो कंपनी को उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना रहता है। क्यों होता है कि क्यों होल्ड करना रहता है उसको, क्योंकि अगर सोचो कि आप कंपनी को
किसी एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिए, ठीक है, ट्रेन कर दिए और आपका कंपनी छोड़ करके चला गया वो जल्दी, तो फिर आपका तो लॉस हो गया ना, क्योंकि एक ट्रेनिंग किया हुआ लड़का, एक ट्रेंड एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के चला गया। इसलिए आपको कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म उसको रखना होगा, क्योंकि आपने जब जितना पैसा उसके पीछे खर्च किया ट्रेनिंग में, जितना आपका एफर्ट लगा है ठीक है, वो सब तो आप वसूल कर सके। अगर वो आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, दूसरा कंपनी वो ज्वाइन कर लेता है, तो आपका ट्रेनिंग से दूसरा कंपनी वाला को फायदा हो जाता है। इसलिए आपको रिटेनिंग करना पड़ता है, यानी कि लॉन्ग टर्म वो काम करे अपने पास। नेक्स्ट आता है कि ट्रेनिंग टू विजिटर्स। प्लांट के अंदर कोई विजिटर्स जो आता है, विजिटर्स हो गया, कोई क्लाइंट आ गया, या है ना क्लाइंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया, कोई सीनियर बॉडीज आ गया, या कोई विजिटर आया प्लांट। कभी कभी होता है ना कि कोई प्लांट में जो है ना विजिट करने के लिए आता है, तो विजिटर्स को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। विजिटर्स को भी बिना ट्रेनिंग के अंदर नहीं जाने देंगे, कोई भी हो। विजिटर्स का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। क्यों विजिटर्स को? क्यों, हजार तो विजिटर्स को भी है ना, रिस्क विजिटर्स को भी है, खतरा विजिटर्स को भी है। इसलिए विजिटर जो आएगा, जो विजिट करने के लिए आ रहा प्लांट के अंदर, उसको भी प्लांट का ट्रेनिंग देना होगा। प्लांट सेफ्टी इसको बोलते हैं, सेफ्टी इंडक्शन विजिटर्स के लिए भी होगा। तो ये सारा चीज का विजिटर्स को भी हमको ट्रेनिंग देना होगा। ये सब चीज के लिए हमको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है। ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? कहीं पे अगर किसी को इंजरी होता है, कहीं चोट लगता है, तो उसको सबसे पहले क्या करता है, उसको फर्स्ट एड देते हैं, यानी कि इनिशियल उसको, इनिशियली सबसे शुरुआत उसको जो है ना, अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें क्या रहता है, एक फर्स्ट एडर रहता है। फर्स्ट एडर जो इस चीज का प्रैक्टिस क्या रहता है कि किसी को चोट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा, तो हर कंपनी के अंदर क्या होता है, एक फर्स्ट एडर रूम होता है, जहाँ पे डॉक्टर नहीं तो नर्स होता है, मेल नर्स होता है जो, या फीमेल नर्स होता है, जो चोट घाट लगने वाला एम्प्लॉय का इलाज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको कंपनी के अंदर ही मिल जाता है। अगर किसी का ब्लड आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, तुरंत ब्लीडिंग रुकने के लिए उसको जाना, कुछ ना कुछ उसको मेडिसिन, पट्टी कर देगा, ड्रेसिंग कर देगा। तो ये सारा चीज होता है। तो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग किसको दिया जाता है? मेडिकल प्रोफेशनल को, जो आपका वहाँ पे है, जो कंपनी के अंदर जो है मेडिकल प्रोफेशनल है, मेल नर्स है, फीमेल नर्स है, उसका ट्रेनिंग होता है फर्स्ट एड का, ठीक है। और कोई कोई सीनियर सुपरवाइजर भी इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, सुपरवाइजर भी लेते हैं इसकी ट्रेनिंग, क्योंकि वर्कर को कहीं चोट लग गया तो साइड के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, साइड के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है कि अगर किसी को चोट लगे तो तुरंत ये दवा लगाना है, ये बैंडेज करना है, ये सारा चीज इंतजाम साइड के ऊपर रहता है। तो करने वाला क्या रहा, कौन करेगा? तो इसके लिए एक आदमी को बताना होगा, तो सुपरवाइजर इसकी ट्रेनिंग लेता है। बहुत सारे सुपरवाइजर को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग मिलता है, बहुत सारा सेफ्टी वाला भी फर्स्ट एड का ट्रेनिंग करता है। तो वहां पे जिसको आता है फर्स्ट एडिंग, जो ट्रेनिंग करता है, जैसे आप भी अगर कहीं से फर्स्ट एड का ट्रेनिंग करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप अपना रिज्यूम में वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो कि हमने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग किया है। बहुत सारा रेड क्रॉस, टाटा में रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल, जो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देता है, रेड क्रॉस सोसाइटी। बहुत सारा सेफ्टी वाले, मेडिकल वाले, और जो है शॉप वाले, सुपरवाइजर, ये सब उसके पास से ट्रेनिंग करते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं कि हमको फर्स्ट एड ट्रेनिंग आता है, हमको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग किया हुआ, हमको फर्स्ट एड आता है। किसी को चोट लग गया तो हम उसको मरहम पट्टी कर सकते हैं, नया आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या होगा, वो ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये फर्स्ट एड का ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद आ गया ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या होता है? इमरजेंसी में क्या प्रिपरेशन लेना है आपको, इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स करना है आपको, इमरजेंसी में कैसे अपने आप को बचा के निकालना प्लांट में, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग कब दी जाती है? जब भी इंडक्शन होगा तो आपको ये सारी चीज बताया जाएगा। जैसे आपको अलार्म के बारे में बताया, कंपनी के अंदर में कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो इमरजेंसी क्रिएट होता है, तो उसमें कंपनी के अंदर जो है ना एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, जो जोर से बजने लगता है। इससे मालूम चल जाता है हर एम्प्लॉय को कि जो है ना इमरजेंसी हो गया है। इमरजेंसी मतलब कुछ बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो गया है, जिसकी वजह से अब सब प्लांट को वैकेंट करना है, खाली करना है। तो वो क्या करेगा, वो अलार्म सुनते ही वो क्या करेगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपका एक सेफ असेंबली पॉइंट, असेंबल मतलब हुआ होता है जमा होना, असेंबल मतलब होता है जमा करना। जैसे आप देखते हैं ना, आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल क्या है, इंडिया में मोबाइल क्या हो रहा है, असेंबल हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका पार्ट चाइना में, और इंडिया में क्या हो रहा है, असेंबल हो रहा है, यानी कि असेंबल में जमा हो रहा है। तो उसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट। बहुत सारा प्लांट के अंदर असेंबली पॉइंट होता है, जिस वहां पे वर्कर को इमरजेंसी सिचुएशन में जमा होना रहता है। क्यों जमा होना रहता है? कि असेंबली पॉइंट में जब वर्कर जमा होता है, तो चूंकि जो सुपरवाइजर है, जो सीनियर है या कंपनी वाला, उसको सबको मालूम रहता है कि कितना आदमी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, सबका हेड काउंट किया जा सके, सबका हेड काउंट करके अनुमान लगाया जा सके कितना आदमी प्लांट के अंदर फंसा हुआ है, कितना बाहर निकल गया। इसके लिए असेंबली पॉइंट में जमा किया था। फिर असेंबली पॉइंट से आपको प्लांट से बाहर एकदम सेफली निकाल दिया जाता है। वहां से आपका कोई इंतजाम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो जाएगा, जहां से आपको सेफ लोकेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेफ असेंबली पॉइंट। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का ट्रेनिंग होता है, तो ये असेंबली पॉइंट पे जमा होना, इसका प्रोसीजर, ये सब चीज का जो है ना ट्रेनिंग होता है। ये इसको बोलते हैं, इस ट्रेनिंग का नाम है ट्रेनिंग ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस
यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे निकलना है, इसका ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप का ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग आता है ट्रेनिंग ऑन हाउसकीपिंग। बता दिया हम कि हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग क्या आता है, कि इसमें ये बताया था कि आपको कैसे सामान को रखना है, कैसे आपको सामान को अरेंज करके रखना है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं कि आपको खोजना पड़े। आप सोचो आपका कोई वॉच है, ठीक है, आपका घड़ी है, आप पहनते हो उसको। अगर आपका घड़ी को रखने का एक जगह है कि आप जो है ना रैक में रखते हो या अपने टेबल के ऊपर रखते हो और हमेशा वहीं पे रखते हो, तो आपको कहीं भी अगर जाना है तुरंत, तो आप क्या करोगे, तुरंत तुमको मालूम है मेरा घड़ी वहां पे होगा, तुरंत जाकर निकालोगे, पहनोगे और गेट अप होकर रेडी हो जाओगे। और जो है ना अगर आपको ये अगर रखने का ये बना हुआ नहीं है सिस्टम, आप जो है ना घड़ी उठाते हो, कहीं बेड पे फेंक देते हो, तो कभी टेबल पर रख दिए, कभी वहां रख दिए, वहां रख दिए। अगर इनकेस आपको कहीं जाना है बाहर और बोला कि चलो अभी निकलना है, आपको वो वॉच खोजना है, आपका रिस्ट वॉच आपको मिल नहीं रहा, आप कहीं बेड पे खोजते हो, कभी टेबल पे, तो कभी रैक में देखते हो, कभी वो खोलते हो, कभी वो, सबसे पूछते हो तो कहाँ रखा हुआ मेरा सामान। इसी तरह कंपनी के अंदर जब काम होता है, अगर उसको हाउसकीपिंग नहीं रहेंगे रखेंगे, एक जगह पे सामान नहीं रखा हुआ रहेगा, हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहेगा, उसका इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, तो खोजने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो फिर जो स्टोर कीपर है वो आपको इशू नहीं कर पाएगा सामान टाइम पे, सामान टाइम पे इशू नहीं मिलेगा, टूल्स आपको टाइम पे मिलेगा नहीं, तो काम में डिले होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा। इसीलिए हाउसकीपिंग का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेंटेन रखना जरूरी है। हाउसकीपिंग मेंटेन रहेगा तो टाइम पे हमको टूल्स मिलेगा, टाइम पे हमको सामान मिलेगा, इससे हमारा हाउसकीपिंग अच्छा रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सारा चीज है। तो ये स्लाइड कंप्लीट हो गया, हम आप सबको अनम्यूट कर दे रहे हैं। नाउ यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है? द साइंस ऑफ वर्किंग। देखो, अर्गो मतलब वर्क एंड नॉर्म्स मतलब लॉ, द लॉ ऑफ वर्क, इसको बोलेंगे द लॉ ऑफ वर्क, और साइंस बिहाइंड द वर्क, काम के पीछे जो साइंस है उसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक। क्यों? अर्गोनॉमिक मीन्स लॉ ऑफ वर्क, काम का जो है ना, काम का क्या लॉ है। देखो, आप सोचो कि हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आपको घर में जो है ना एक जगह पे क्या करना है, एक कीला मारना है, ठीक है, कीला मारना है, क्योंकि आपको जो है ना वहाँ पे कुछ कुछ हैंग करना है, कीला मारना है। अगर आप जो है ना ऐसा खड़ा होकर के, पैर के बल सीधा खड़ा होकर के मारोगे तो कितना देर तक कितना कीला मार सकते हो? एक कीला मारोगे, दो कीला मारोगे, उसके बाद आपका कमर में दर्द हो जाएगा, आपके पैर में दर्द हो जाएगा। तो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि ये पोजीशन में काम करना आपके लिए सुटेबल नहीं है, इस पोजीशन में काम करना आपके लिए सेफ नहीं है। उसी तरह का अगर कोई ड्राइवर बैठ के ड्राइविंग करता है, अगर उसका सीट कंफर्ट नहीं रहा तो कितना देर तक ड्राइविंग कर सकता है, कितना देर तक गाड़ी चला सकता है? कुछ देर तक चलाएगा, उसके बाद जो कंफर्ट नहीं होगा तो बैक पेन हो जाएगा। इसीलिए हमको जो भी काम कंपनी के अंदर करवाना है, जो भी काम कंपनी के अंदर करवाना है, उसमें अर्गोनॉमी का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कोई आदमी मशीन, कोई ड्राइवर, उसका सीट इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहे, उसका बैक पेन ना हो। कोई आदमी हाइट पे काम कर रहा है तो उसको ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया जाता है ताकि वो खड़ा खड़ा ज्यादा देर तक दिक्कत ना हो, बल्कि आराम से वो काम कर सके। इसीलिए इसको बोला जाता है कि द साइंस ऑफ डिजाइनिंग द मशीन्स एंड सिस्टम टू सूट मैन, ऐसा मशीन को डिजाइन करे जो आदमी को सूटेबल हो, आदमी के लिए सूटेबल हो। आप देखो कोई भी चीज देख लो, आप कोई मशीन देख लो, आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपके लिए सूटेबल हो। आप कार ड्राइव करते हो तो देखो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, आपका हैंडल बिल्कुल, कार का क्या है, कार का जो है ना आपका कंट्रोलिंग पूरा सामने है, पूरा कंट्रोलिंग आपके साथ सामने है। बाइक चलाते हैं, बाइक का पूरा कंट्रोलिंग आपके हाथ में रहता है, तो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है? अगर वो कंट्रोलिंग आपका हाथ में नहीं कहीं और दिया जाए तो आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो कोई भी मशीन को डिजाइन किया जाता है तो आदमी के लिए सूटेबल बनाया जाता है उसको। ऐसा नहीं कि हम मशीन को डिजाइन कर दिए फिर आदमी उसके लिए सूटेबल बनेगा, आदमी उसके लिए सूटेबल नहीं बनेगा, बल्कि मशीन को आदमी के लिए सूटेबल बनाना होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम मशीन को जब तक आदमी के लिए सूटेबल नहीं बनाएंगे तब तक वो मशीन से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकेगा, उस मशीन को लॉन्ग आवर्स में रन नहीं कर सकता, उससे जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो नहीं निकाल सकता। आप देखते हो, हम बता रहे हैं गल्फ में जो है, गल्फ में जो कि डिग्री ऑफ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, 50 डिग्री भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, 45 डिग्री पे, और रेगिस्तान रहता है, वहां पे क्या करना है, एक जेसीबी ऑपरेटर जाता है, उसको खुदाई करना है। अगर वो जो है ना, अगर उसको जो है ना जेसीबी का जो ऑपरेटर है उसको अगर कंफर्ट नहीं दिया जाए, आराम करने का नहीं दिया जाए, ऐसा केबिन नहीं दिया जाए जिसमें वो बैठ कर काम कर सके, तो कितना देर काम से, 1 घंटा भी काम नहीं कर सकता वो। और ज्यादा देर काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, सीक हो जाएगा, इल हेल्थ हो जाएगा, और उसके बाद डेथ भी हो सकता है। इसलिए उसका जो केबिन है जिसमें बैठ के ऑपरेट करता है वो बहुत कंफर्ट होता है, फुल एयर कंडीशनिंग होता है,
प्लस सीट वगैरह सब में बहुत आरामदेह होता है, एर्गोनॉमिक होता है। एर्गोनॉमिक मतलब आरामदेह, मतलब कि बॉडी को शूट करता है, उसको फिजिकली शूट करता है, उसका सारा ऑपरेशन हाथ के सामने बिल्कुल करीब करीब होता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर तक बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ रहा, बिल्कुल हाथ के सामने होता है, बस उसको आराम से पकड़ता है और चलाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इससे मालूम चलता है कि वो जो काम कर रहा हो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसके बिल्कुल हाथ में दिया जा रहा है, बिल्कुल उसके कंट्रोलिंग हाथ में दिया जा रहा है। तो इसके लिए इसी को बोलते हैं एर्गोनॉमिक। कोई भी मशीन को डिजाइन करेंगे तो आदमी के लिए सुटेबल बनाएंगे, उसको डिजाइनिंग में उसको क्या बनाएंगे, सुटेबल बनाएंगे। आदमी के लिए अगर सुटेबल नहीं होगा वो मशीन, तो वो ज्यादा देर तक आदमी काम नहीं कर पाएगा, आदमी के लिए हजार्डस हो जाएगा। तो एर्गोनॉमिक वही पढ़ाया जाता है। एर्गोनॉमिक क्या है, लॉ ऑफ वर्क, काम का लॉ, इसी को बोलते हैं एर्गोनॉमिक। मीन्स मशीन इज डिजाइन टू सूट द मैन, मशीन इज डिजाइन टू सूट द मैन, मशीन को आदमी के लिए सूट, आदमी को सूट करे ऐसा बनाया गया है। नॉट मेकिंग द मैन एडजस्ट टू सूट द मशीन, इस तरह नहीं बनाया गया कि आदमी एडजस्ट करे मशीन को सूट करने के लिए, ठीक है, यानी मशीन के लिए सुटेबल आदमी ना हो बल्कि मशीन आदमी के लिए सुटेबल हो। इसी को हम लोग पढ़ते हैं। इसी का नाम है हमारा ह्यूमन इंजीनियरिंग, इसी को बोलते हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग और ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। ह्यूमन, इसका इसी का नाम है ह्यूमन इंजीनियरिंग। जो जो भी मशीन बनता है, जो भी इक्विपमेंट बनता है जिसको आदमी चलाएगा, आदमी ऑपरेट करेगा, उसको आदमी के लिए सुटेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, ये एर्गोनॉमिक। तो आज क्लास हम इतना स्टॉप करेंगे।